Hello friends, I am Damodar sir. Welcome you in your favorite YouTube channel Study Campus. Dear students, do you want to clarify the concept of gravitation class 9 physics? Tell me first, if you want to clarify the concept of gravitation force very neat and clean with easy way, let's see full video. Don't skip even a single second. Okay friends, before that subscribe my YouTube channel Study with Damodar sir, and you can also visit my website www.studycampus.net. Let's start. Gravitation class 9. Okay friends, मुझे सिंपल बताइए. टेल मी, न्यूटन साहब ने, सर आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा आपने. जब उन्होंने पेड़ के एप्पल के पेड़ के नीचे गए तो अचानक एक एप्पल का पेड़ जो है उनके हेड पर गिरता है. ही वॉज थिंकिंग, ऐसा क्यों हुआ जी, ऐसा क्या हो गया, ये क्या अचानक ऊपर से गिर गया. इन्होंने देखा एप्पल गिरा है. उसी समय उनके ब्रेन में एक आइडिया आया, क्यों, वाई इट हैपेंस, वाई एन एप्पल फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड सपोज यू आर थ्रोइंग अ स्टोन and drop from a height, suppose it falls towards the earth. Why? Because the earth exerts a force of attraction on the stone or pulls it down. That force is called gravitation force. That force is called gravitational force. Okay friend, it means the force with which the earth pulls the object towards it is called gravitational force of earth or gravity of earth. आप ये समझिए कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जी. वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी के बीच में लग सकता है, एनी टू बॉडीज, वो चाहे दो इंसानों के बीच लग सकता है या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लग सकता है, या हैवी मास या लाइटर मास. All the particles in this universe are attracted with gravitational force. Okay students, for this one there is universal law of gravitation. The universal law of gravitation क्या है, ध्यान से समझिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी. ए का जो मास है m1 और बी का मास है m2, और दोनों के बीच डिस्टेंस r है. ध्यान से समझिएगा. या d, मान ले कि एक राम है एक श्याम है, दो ऑब्जेक्ट है और दोनों कुछ डिस्टेंस पर खड़े हैं, तो दोनों के बीच एक फोर्स लग रहा है. उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स. आर यू गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स? इट मीन्स आई वांट टू से दैट every body in the universe attract every other body with force which is directly proportional to product of their mass. आपने क्या समझा? मैंने दो ऑब्जेक्ट है, जैसे राम और श्याम है. राम और श्याम का क्या मास है जी, जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स. तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 मान सकते हैं, या बिग कैपिटल M या स्मॉल m. क्लियर फ्रेंड? देन द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो आपने क्या समझा, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर. ओके फ्रेंड, तो लेट्स सी. When we solve equation 1 and 2, we will get F is equal to G big M into M small m upon R square. Here G is the universal gravitational constant and the value of G is 6.67 into 10 के power minus 11 Newton meter square
अपॉन kg². बट द फ्रेंड, द वैल्यू ऑफ g इज ऑलवेज कांस्टेंट. ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ g इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट डजंट चेंज. Value of gravitational constant g does not depend on the medium between the two bodies. It also does not depend on the masses of the bodies or distance between them. देखिए, g को masses से कोई मतलब नहीं है, distance से कोई मतलब नहीं है जी, ना कोई मीडियम से मतलब है. इसको मतलब ये सिर्फ क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. आपको समझ में आ रही है बातें? अब देखिए, तो चूंकि F इक्वल टू जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r² हो गया. यदि डिस्टेंस को यदि आपने डबल कर दिया, ध्यान दीजिएगा, यदि डिस्टेंस, चूंकि फोर्स और डिस्टेंस का जो रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है. यदि डिस्टेंस 2 टाइम्स होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया. चूंकि इनवर्सली है, प्रोपोर्शनल है, 1/4 हो गया. यू आर गेटिंग द पॉइंट फ्रेंड? उसी प्रकार समझिए कि डिस्टेंस को अपने हाफ कर दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हाफ करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर मैंने 1/4 हो गया. अब 4 ऊपर चला जाएगा फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट फ्रेंड? यस. तो नाउ द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, इट इज वेरी क्लियर आई थिंक, बिकॉज once again I want to revise that everybody in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Okay friend, this is very important. Now acceleration due to gravity, आप ये समझिएगा, Newton's law of gravitation says that every object in the universe attract every other object by force that is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to square of distance between them. तो F इक्वल टू आपने पढ़ा कैपिटल G बिग M एंड स्मॉल m अपॉन r². लेकिन मुझे ये बताइए फ्रेंड, चूँकि आपने ये भी तो पढ़ा है कि W इक्वल टू mg, आपने पढ़ा है ना, mg, m मिस मास और g मिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रेंड. ओके, तो उस कंडीशन में इफ यू वांट टू फाइंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन a इक्वल टू मीन्स g इक्वल टू इट विल बी कैपिटल G, ओके, कैपिटल M इंटू M अपॉन r². ओके फ्रेंड्स, to see when I put a value of G and masses of earth and distance between and distance means radius of the earth, you finally get the value g is equal to 9, small g is equal to 9.8 meter per second square. Okay friend, the question arises, what is acceleration due to gravity? The uniform acceleration produced in free falling body due to gravitational force of earth is known as acceleration due to gravity. और देखिए, तो वैल्यू ऑफ जी जो है ना, स्मॉल जी है ना, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, मास पे डिपेंड नहीं करता है. वैल्यू ऑफ जी चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ध्यान दीजिएगा, बट मोस्ट ऑफ द पर्पस इट इज टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ध्यान दीजिएगा, है ना. एंड जब भी व्हेन अ बॉडी ड्रॉप फ्रीली, कोई ऑब्जेक्ट को फ्रीली आप गिराते हैं, इट फॉल्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड व्हेन बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यदि कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं आप, इट अंडरगोज ए रिटार्डेशन. देखिए, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रेंड.
Okay, I hope acceleration due to gravity is very clear to you. Now, see, moon's revolution around Earth. The moon revolves around Earth. Moon is a satellite, and it revolves around Earth due to centripetal force. Centripetal force, which is force of gravity of Earth. Okay, friend. If the force of attraction between Earth and Moon ceases, then the Moon will continue to travel in a straight line path tangential to orbit around the Earth. Okay, friend. So, what is centripetal force? When a body undergoes circular motion, यदि कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, समझिएगा, it experiences a force that acts towards the center of circle, and that center seeking force is called centripetal force. ओके फ्रेंड, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन करता है तो एक सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स. फ्री फॉल एंड मोशन, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रेंड. फ्री फॉल का मीनिंग ये होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज अंडर द फ्री फॉल द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज कांस्टेंट, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड. माने small g doesn't depend upon the mass of the object. Okay, and कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो g का मान माइनस होगा, लेकिन जब नीचे आएगा ऊपर से नीचे तो स्मॉल g का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा. फ्रेंड, गेट द पॉइंट. नेक्स्ट देखिए, वेट एंड मास. देखिए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, measure of its inertia, and inertia, it is a property of body to resist the change in the position, that is called inertia. Actually, law of inertia defined the first law of motion of Newton. What if object is in the rest, it will remain in the rest. यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है जी तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा. यदि कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगा, unless or until we applied an balance force on it. So this is a mass, okay, and mass doesn't change. Mass is always constant, okay friend, but weight of object change due to change in the value of small g, acceleration due to gravity. ध्यान से समझिएगा फ्रेंड. Weight of an object on moon is 1/6 times the weight of object on earth. जितना वेट, मान ले कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 60 न्यूटन, ध्यान दीजिएगा, बट व्हाट इज द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द मून? इट विल बी 1/6 माने 10 न्यूटन. तो नाउ इट इज वेरी क्लियर. Mass of body is the quantity of matter contained in it. ध्यान दीजिएगा, a mass is a scalar quantity. Scalar quantity means only magnitude but no direction. Okay, and mass of body is commonly measured by an equal arm balance, and SI unit of mass is kilogram and CGS unit is gram. Okay friend, and the mass of object is constant and does not change from place to place. ये चेंज कभी नहीं करता है. and a mass of body cannot be zero. Okay friend, these are all the points, ध्यान दीजिए. and mass of body is a measure of inertia of body. किसी भी बॉडी के इनर्शिया को मेजर करता है मास. when you talk about weight, देखिए, the weight of body is the force with which it is attracted towards the center of earth. Okay, and W is equal to mass and G. माने weight depends upon the acceleration due to gravity. जब ऊपर जाएंगे फ्रेंड, G का मान निगेटिव होगा. जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा G के मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा. वेट ऑफ, एक बात हमेशा याद रखिएगा
कि वेट ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, ये चेंज करता है। ओके, आपने देखा होगा कि वेट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है जी, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ओके, W इक्वल टू M इंटू जी। अब ये समझिएगा, वॉट एवर द वेट ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट वेट्स बिकम जीरो व्हेन इट इज टेकन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। यदि किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ अर्थ पर ले जाएंगे तो वहाँ पर वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मून पर जो वेट है 1/6 हो जाएगा जी। यदि 60 न्यूटन है 10 न्यूटन हो जाएगा। यदि मान लें कोई ऑब्जेक्ट है मून पर, उसका वेट 20 न्यूटन है, तो अर्थ पर कितना हो जाएगा जी, 6 टाइम हो जाएगा, 120 न्यूटन। ओके फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर ऑल द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट, thrust and pressure. Friends, just try to understand. Force acting on object perpendicular to surface is called thrust. देखिए, थ्रस्ट का मीनिंग ये है फ्रेंड कि कोई ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। जैसे कोई मान ले कोई वुड है और ऊपर से उसको परपेंडिकुलर आप दबाते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। ओके, एंड इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये किस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने एरिया पर आपने प्रेशर अप्लाई किया। और द प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। और जानते हैं वो जो प्रेशर होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इन पास्कल, वेरी वेल नोन। फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया अप्लाइड मोर प्रेशर। देखिए, चूंकि चूंकि P इक्वल टू F अपॉन A है, यदि एरिया स्मॉल होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, यदि एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा फ्रेंड, क्योंकि दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशन है। ओके, आई थिंक, एंड SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ओके फ्रेंड, and CGS unit of force is dyne, and 1 Newton is equal to 10 के power 5 dyne, 10 के power 5 dyne. Okay friends, and see, pressure in fluids, the pressure exerted by a fluid in container is transmitted undiminished in all direction on the walls of container friend. ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक ड्यू टू आर्किमेडीज प्रिंसिपल। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, वाई, व्हाट इज आर्किमेडीज प्रिंसिपल्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू नो। एक्चुअली व्हाट हैपेंस when an object is wholly or partially immersed in a liquid। यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसको आपने पानी में डाल दिया तो आप हमेशा महसूस करेंगे कि उसमें एक हल्कापन आ जाता है जी, माने इट एक्सपीरियंस बुआयंसी फोर्स ऑफ थ्रस्ट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। आप ये समझिए कि जो उत्प्लावन बल बोलते हैं, बुआयंसी फोर्स, वो क्या होगा, वो वेट ऑफ लिक्विड होगा जो डिस्प्लेस बाय दैट ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे एक बैलून होता है, एयर में राइज करता है ड्यू टू बुआयंसी फोर्स ड्यू टू डिस्प्लेस्ड एयर। ओके फ्रेंड, तो व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ आर्किमेडीज प्रिंसिपल? देखिए, लैक्टोमीटर जानते हैं ना, विच इज यूज फॉर डिटरमिनिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क। यदि मिल्क कितना प्योर है ये डिटरमिन करता है लैक्टोमीटर, बेस्ड ऑन द आर्किमेडीज प्रिंसिपल। या जो शिप का डिजाइन होता है फ्रेंड, या सबमरीन का डिजाइन होता है, वो आर्किमेडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। या आपने देखा होगा कि कोई लिक्विड है, उसका डेंसिटी निकालना है आपको, वहाँ भी आर्किमेडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है।
अब सवाल ये है फ्रेंड कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और सिंक करेगा, किस बात पर डिपेंड करेगा? देखिए, सिंक कब करेगा और फ्लोट कब करेगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन द लिक्विड, ध्यान दीजिए, जब कोई ऑब्जेक्ट को आपने पानी में डाल दिया है ना, मान ले कि आपने एक एक स्टोन लिया, उसको पानी में डाल दिया, वहाँ पर दो फोर्स लग रहा है जी। एक तो फोर्स वो लग रहा है जो ऑब्जेक्ट के वेट के कारण जो नीचे लगेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट का अपना वेट होगा ना, वेट के कारण हमेशा नीचे लगेगा। पुल डाउन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। सेकेंड फोर्स अगेंस्ट में लगेगा जो पुश करेगा ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर, दैट इज कॉल्ड बुआयंसी फोर्स, बुआयंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। ओके फ्रेंड, तो चीज़ों को समझिए। यदि बुआयंसी फोर्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा, लिक्विड में फ्लोट करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्रेंड। इफ द बुआयंसी फोर्स exerted by liquid is equal to the weight of the object, then the object will float in the liquid। जो बुआयंट फोर्स है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा तो ऑब्जेक्ट वो फ्लोट करेगा लिक्विड में। बट इफ द बुआयंसी फोर्स exerted by liquid is less than the weight of the object will sink in the liquid। लेकिन फ्रेंड ध्यान दीजिए कि जो बुआयंसी फोर्स है, अब थ्रस्ट फोर्स, जो फ्रेंड ऊपर की ओर लग रहा है, ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ढकेल रहा है, यदि वो कम है किससे? ऑब्जेक्ट के वेट से, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। कहाँ सिंक करेगा? वाटर में या लिक्विड में। थर्ड केस क्या है फ्रेंड? इफ द बुआयंसी फोर्स exerted by liquid is more than the weight of the object। यदि ऑब्जेक्ट मान लीजिए 10 न्यूटन है जी उसका वेट, और बुआयंसी फोर्स 50 न्यूटन का लग रहा है, तो ऊपर की ओर ढकेलेगा। उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट विल राइज इन द लिक्विड एंड फ्लोट। आर यू गेटिंग द फ्रेंड्स? तो थ्री कंडीशन दोनों इक्वल है, फ्लोट करेगा। लेकिन बुआयंसी फोर्स जहाँ ज़्यादा हुआ फ्लोट भी करेगा, ऊपर भी उठेगा। लेकिन जहाँ बुआयंसी फोर्स वेट से कम होगा फ्रेंड, उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, सिंक करेगा। तो व्हाट डू यू गेट कंक्लूजन फ्रेंड? वी गेट द कंक्लूजन दैट an object will float in a liquid if upward buoyancy force received from the liquid is great enough to overcome the downward force of its weight। Okay, and you know the relative density, density of substance upon density of water, it is very simple terms। Okay friend, now the story of gravity, actually Kepler's law, that is very important, we have to know। There are three laws of Kepler's: first law, second law and third law। Okay friend, as you know, the orbit of planet is elliptical है फ्रेंड। सन क्या है? एट इस फोकस से मान के चलिए, है ना। line joining the planets and sun shifts equal area in equal intervals of time। Okay friend, and cube of mean distance of planet from the sun is directly proportional to square of orbital time period t। तो देखिए केपलर साहब ने 3 नियम दिया जी। वो 3 नियम क्या है? केपलर्स फर्स्ट लॉ एंड केपलर सेकेंड लॉ एंड केपलर थर्ड लॉ। ओके फ्रेंड, केपलर्स फर्स्ट लॉ वो क्या डिफाइन करता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। एंड केपलर सेकेंड लॉ क्या डिफाइन करता है? द लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। एंड केपलर थर्ड लॉ क्या डिसाइड करता है फ्रेंड्स? द लॉ ऑफ
पीरियड्स, लॉ ऑफ पीरियड। एक्चुअली अब जानते हैं कि एक प्लानिट जो होता है सन के एक रिवॉल्व करता है, चारों रिवॉल्व करता है, एक रोटेशन करता है, रोटेशन अपने अक्ष पर करता है फ्रेंड, जिसके कारण आप जानते हैं कि डे और नाइट होता है, और रिवोल्यूशन करता है, उसके कारण क्या होता है फ्रेंड, उसके कारण क्या होता है बताइए हमको, जल्दी जल्दी बताइए फ्रेंड। वो वेदर चेंजेज होता है, वेदर चेंजेस होता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना है फ्रेंड, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स दैट इज कॉल्ड, आप ये समझिए कि व्हेन अ प्लैनेट रिमूविंग अराउंड द सन in on axis, that is called orbit, and also it revolves around the sun. Okay friend, that is called law of orbit. And second law is called law of equal areas, and third law is called the law of periods. Okay friend, so we will discuss this concept later on friends. So far let's see. Actually, Kepler's first law, in the gist I want to say, Kepler's first law state that the planet moves in elliptical orbit around the sun. जिसे आप इस समझिए एक प्लानेट है, सन के चारों ओर एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है फ्रेंड। सन क्या कर रहा है, सन भी वन ऑफ टू फोकस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट, वो भी एक फोकस पर पॉइंट पर है, क्योंकि वो एलिप्टिकल फोकस है, उसमें दो फोकस है, वन एक सन पर और एक फ्रेंड जहाँ पर वो प्लानेट है उस केस में, है ना। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। सेकेंड लॉ क्या है फ्रेंड, ईच प्लानेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच वे दैट लाइन ज्वाइनिंग द प्लानेट टू द सन शिफ्ट्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना। यदि कोई प्लानेट है सन के नज़दीक आएगा तो फास्टर हो जाएगा उसका स्पीड, और जब दूर जाएगा स्लो हो जाएगा फ्रेंड, है ना। थर्ड लॉज क्या बताता है केपलर्स लॉ, द लॉ ऑफ पीरियड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। जो डिस्टेंस है ना जी, मीन डिस्टेंस का होल क्यूब इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर पीरियड ऑफ टाइम। ओके फ्रेंड, the cause of motion of planet is the gravitational force which sun exert on them. So okay friends, I hope you have enjoyed today's videos. That's all in today's class. Thank you for watching, and don't forget to like, comment and subscribe to our YouTube channel. Thank you. Bye. Jai Hind. Stay tuned.